Let's solve some basic problems for financial statement analysis. It's chapter number 6 from Van Horn's book. The first question is relating to the current ratio. As you know that there are two determinants of current ratio, current assets and current liabilities. Within these requirements, he have given some changings in current assets and current liabilities that will affect the current ratio. Let's solve the question, which is Barnaby's Cottage Company has current assets of $8 lakhs and current liabilities of $5 lakhs. What would effect the following transaction have on the firm's current ratio? And state the resulting figures. Means he have given some information relating to current assets and current liabilities. The first thing before starting the requirements is to calculate the current ratio of general statements. For that, which is current assets are equal to $8 lakh and current liabilities are equal to $5 lakh, our basic current ratio will be equal to, as you know that current ratio is always equal to current assets divided by current liabilities. For here it will be 8 lakh divided by 5 lakhs, which will be equal to 1.6 ratio 1. It's our general answer. कोई भी रिक्वायरमेंट सॉल्व करने से पहले हमारा जो जनरल आंसर है, जो जनरल एक रेशियो है हमारे पास, वो ये है. अभी तक हमने कोई रिक्वायरमेंट सॉल्व नहीं की, अभी हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं. The first requirement is two new trucks are purchased for a total of $1 lakh in cash. मीन्स हमने दो न्यू ट्रक्स परचेज किए हैं, इन कैश परचेज किए हैं. आपको पता है कि ट्रक्स आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, यानी कि इस वाली रिक्वायरमेंट में आपके फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो चुके हैं, लेकिन उनको परचेज करने के लिए आपने कैश को यूज़ किया है एंड कैश इज़ अ करंट एसेट. यानी कि दो ट्रक्स परचेज करने के लिए मैंने करंट एसेट्स में से कैश को यूज़ किया, 1 लाख रुपया मैंने कैश में से लेस कर दिया, यानी कि मेरे जो करंट एसेट्स हैं वो 1 लाख से क्या हो चुके हैं, डिक्रीज हो चुके हैं. अब इसका इफेक्ट हमारी करंट रेशो पर कैसे आएगा? चूंकि आपके पास पहले करंट एसेट्स की जो अमाउंट थी वो 8 लाख थी, अब 8 लाख में से हमने 1 लाख को यूज़ कर लिया है, तो 1 लाख को मैं क्या करूँगी, 8 लाख में से माइनस कर दूंगी. मेरे पास जो न्यू करंट एसेट्स की अमाउंट आएगी वो कितनी होगी, 7 लाख. ठीक है, यानी कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमारे करंट एसेट्स डिक्रीज हो चुके हैं और अब उनकी अमाउंट 7 लाख हो गई है, लेकिन देर इज़ नो चेंज इन करंट लाइबिलिटीज़, दे आर स्टिल ऑफ $5 lakhs. तो इसमें आप जब अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग करंट रेशो को कैलकुलेट करोगे तो 7 लाख को डिवाइड कर दोगे 5 लाख के साथ, तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर आएगा वो होगा 1.4 रेशो 1. सेकेंड रिक्वायरमेंट देखते हैं. सेकेंड रिक्वायरमेंट में कहता है द कंपनी बारोज $1 lakh शॉर्ट टर्म टू कैरी एन इंक्रीज इन रिसीवेबल्स ऑफ सेम अमाउंट. आपने 1 लाख रुपया बारो किया है, शॉर्ट टर्म मतलब सिक्योरिटीज़ के तौर पर बारो किया है, यानी कि हमारे अकाउंट पेएबल्स इंक्रीज हो गए. टू कैरी एन इंक्रीज इन रिसीवेबल्स ऑफ सेम अमाउंट, जैसे ही हमने अपने पेएबल्स को इंक्रीज़ किया है, हमारे जो रिसीवेबल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं. यानी कि दोनों में, करंट एसेट्स में भी और करंट लाइबिलिटीज़ में भी चेंज आया है, इंक्रीज आया है सेम अमाउंट का. हुआ क्या है कि आपने जो शॉर्ट टर्म बारोइंग्स की हैं 1 लाख की, उस वजह से आपकी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो 1 लाख से इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि 5 लाख में मैं 1 लाख क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी. ठीक है, इंक्रीज हुआ है ना, तो ऐड करूंगी, तो आपके पास जो न्यू करंट लाइबिलिटीज़ की अमाउंट आएगी वो कितनी होगी, 6 lakhs होगी. और उसके अलावा उसने कहा है एन इंक्रीज इन रिसीवेबल्स ऑफ द सेम अमाउंट, और रिसीवेबल्स में भी सेम अमाउंट से चेंज आया है, यानी कि जो मेरे करंट एसेट्स हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं 1 लाख से. पहले वो 8 लाख थे, जो न्यू अमाउंट है वो कैसी आएगी, इसमें 1 लाख को ऐड करने के बाद तो जो न्यू अमाउंट होगी करंट एसेट्स की वो कितनी हो जाएगी, 9 lakhs. ठीक है, 9 लाख. अब 9 लाख जो है वो आपकी करंट एसेट्स हैं, 6 लाख आपके पास जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो आपके पास जो रेशो आएगी करंट रेशो वो होगी 1.5 रेशो 1. रिक्वायरमेंट नंबर सी की तरफ चलते हैं. एडिशनल कॉमन स्टॉक ऑफ 2 लाख इज सोल्ड एंड द प्रोसीड्स इन्वेस्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ सेवरल टर्मिनल्स. यानी कि हमने अपना कॉमन स्टॉक इशू किया है, उसे होगा क्या, हमारे शेयर्स इंक्रीज हो गए हैं, हमारा कैपिटल इंक्रीज हो गया है, लेकिन देर इज़ नो चेंज इन करंट एसेट्स नॉर एनी चेंज इन करंट लाइबिलिटीज़, बिकॉज शेयर्स जो हैं वो आपका कैपिटल है, ना तो वो एसेट है और ना ही वो करंट लाइबिलिटीज़ है.
तो इसका मतलब क्या होगा, योर करंट रेशियो विल रिमेन सेम, आपकी 1.6 ही रहेगी, क्योंकि देर इज नो चेंज, नीदर करंट एसेट्स आर चेंज नॉर करंट लायबिलिटीज आर अफेक्टेड। ठीक है। रिक्वायरमेंट नंबर डी की तरफ चलते हैं। द कंपनी इंक्रीजेज इट्स अकाउंट पेएबल्स टू पे अ कैश डिविडेंड ऑफ $40,000 आउट ऑफ कैश। आपने अपने अकाउंट पेएबल्स इंक्रीज कर दिए हैं और कैश को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया, यानी कि जो अकाउंट पेएबल्स को हमने पे किया है वो किस के थ्रू किया है, कैश के थ्रू। उससे होगा क्या, आपके करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं और आपकी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, और दोनों की अमाउंट में डिफरेंस कितना आया है, 40,000 का। पहले आपके करंट एसेट्स चूंकि 8 लाख के हैं, ठीक है, और अब उसमें चेंज कितने का आया है, 40,000 का। कैश हमारा 40,000 से कम हो गया है, तो 8 लाख में से आप 40,000 को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, आपके पास आ जाएंगे न्यू करंट एसेट्स 7,60,000। और करंट लायबिलिटीज चूंकि आपकी अकाउंट पेएबल्स इंक्रीज हो चुके हैं, तो वो कैसे होंगे, आपकी पहले अमाउंट 5 लाख है, उसमें से आप क्या कर दोगे, 40,000 को ऐड कर दोगे, तो आपके पास जो न्यू करंट लायबिलिटीज की अमाउंट आएगी वो होगी 5,40,000। इस तरह से जब आप करंट रेशियो को कैलकुलेट करने लगोगे तो 7,60,000 को डिवाइड कर दोगे 5,40,000 से, तो आपके पास जो न्यू करंट रेशियो आएगी वो होगी 1.41। ठीक है, इस तरह से आपकी करंट रेशियो में चेंजिंग्स आते रहेंगे। Let's solve next question, which is Acme Plumbing Company sells plumbing fixtures on terms of 210 net 30. These terms are relating to your account receivables. इसका मतलब जो होता है कि जब भी कोई भी कंपनी सेल्स करेगी तो वो कितना डिस्काउंट देती है और कितने टर्म्स पर कितने डेज तक वो डिस्काउंट अलो करती है। जैसे कि यहाँ पर 210 नेट 30 का मतलब है कि अगर कोई भी आपका जो डेटर है वो 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है, तो आप उसको टोटल पेमेंट पर 2% क्या करोगे, डिस्काउंट दोगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन 10 डेज में पेमेंट नहीं कर पाता तो पेमेंट विल बी ड्यू इन 30 डेज। बात की समझ आई कि अगर आप 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर आप 10 डेज के अंदर अंदर नहीं करते तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर कंपलसरी पेमेंट करनी है। सही है। नेक्स्ट है, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवर द लास्ट 3 years आर एज फॉलोज। उसने 3 सालों का डाटा आपको दिया है, 2001, 2002 एंड 2003 के हिसाब से। आपके पास जो है वो पहले कुछ एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, कैश, रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री, देन फिक्स्ड एसेट्स हैं, आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। उसके अलावा ये बैंक लोन और शॉर्ट टर्म लोन तक आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं, देन लॉन्ग टर्म डेट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डेट आ जाएगा। कॉमन इक्विटी है, रिटेन्ड अर्निंग्स आपको गिवन है, सेल्स गिवन है, सीजीएस गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है। रिक्वायरमेंट क्या है, कहते हैं यूजिंग द रेशियोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर एनालाइज द कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 3 years, आर देयर एनी प्रॉब्लम। द फर्स्ट थिंग यू शुड नो दैट कि आपको हर रेशो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपको पता है कि देयर आर 5 काइंड ऑफ रेशोज। आप लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट करोगे, एक्टिविटी रेशियोज कैलकुलेट करोगे और डेट रेशियोज कैलकुलेट करोगे। क्योंकि यहाँ पर आप जो है वो कवरेज रेशियो में से टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मार्केट रेशियोज भी यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो सकती। आपने तीनों सालों के लिए ये सारी जो है रेशियोज और उनकी आगे से जो सब रेशियोज हैं वो सारी कैलकुलेट करनी है और देन बताना है, एनालाइज करना है कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल वे में काम कर रही है या फिर नहीं, या फिर कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर सारी रेशियोज कैलकुलेट की हैं और सब आगे सारे उनके आंसर्स हैं। ठीक है, अगर हम जो है इसकी एक्सप्लेनेशन करने लगे तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। करंट रेशियो में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। 3 सालों में स्टार्टिंग पे 1.19 थी, फिर 1.25 हुई, थोड़ा सा इंक्रीज आया एंड देन जो है वो फिर नॉर्मल होगी 1.2। एसिड टेस्ट रेशियो की बात करें तो 0.4 थी, उसमें भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। ठीक है, इसका मकसद मतलब क्या है कि आप लोग जो है वो अपनी सेल्स को इंक्रीज नहीं कर रहे, आपके पास जो करंट एसेट्स हैं वो वैसे ही हैं जैसे पहले के पड़े हुए थे। तो सिर्फ एक रेशो को देखते हुए हम उसकी ओवरऑल जो है वो लिक्विडिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हम 1 by 1 हर रेशो को एक दफ़ा एनालाइज करेंगे और फिर जो है वो अपना एनालिसिस लिखेंगे। उसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो वो थोड़ा सा बेटर हुआ है कि पहले हम, बेटर नहीं हुआ, जो है वो
हमारा ख़राब हो चुका है, ठीक है। पहले हम 18 डेज़ में पेमेंट्स रिसीव कर लेते थे, लेकिन अब हमें ज़्यादा टाइम लगता है अपनी पेमेंट्स को इकट्ठा करने में। यानी कि हम अपनी जो कलेक्शन टर्म्स हैं, जो हमारी कलेक्शन टर्म्स होती हैं, उनको हमने बहुत ज़्यादा स्मूथ रखा हुआ है। हमारे कस्टमर जो हैं वो हमें लेट पेमेंट्स करते हैं और हम उनको कोई जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं रखा हुआ। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर की बात की जाए, तो इन्वेंट्री टर्नओवर हमारा कम होता जा रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर कम होने का मकसद मतलब ये है कि आपकी सेल्स कम हो रही हैं। अगर आपकी सेल्स कम हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बहुत सारी अमाउंट एज एन इन्वेंट्री जो है वो क्या होगी, आपके करंट एसेट्स में पड़ी हुई है, ठीक है। आपकी सेल्स नहीं हो रही, इसका मतलब इन्वेंट्री इंक्रीज होती जा रही है, इस वजह से आपका इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, डिक्रीज हो रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर जैसे जैसे डिक्रीज होता है, हमारी पूरी लिक्विडिटी भी खराब हो जाती है, इसीलिए हमारी लिक्विडिटी जो है आप देख रहे हो कि उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट रेशो है आपकी टोटल डेट ओवर इक्विटी। उसको भी हम देखें तो डेट हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। स्टार्टिंग पे वो कम था, अब हमारा जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि हम अपने एसेट्स की जो वैल्यू है उसको, जो स्टॉक की वैल्यू है उसको डिक्रीज करते जा रहे हैं, और जो डेट है वो हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, हम ज़्यादा इंडेटेड होते जा रहे हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट और टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो है, उसको भी आप देख सकते हो कि वो भी आपकी जो है वो स्टेबल ही है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा कम हुआ है। हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का रीज़न ही यही है कि हमारी सेल्स डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर एक एनालिसिस था वो मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, ये मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट फाउंड ऑन द नेक्स्ट पेज। आपके पास कुछ रेशोज गिवन हैं जिनको यूज़ करते हुए आपने इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हमने जो है वो गिटमैन की बुक से सॉल्व किया है। इसके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ, और इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप लोग खुद करेंगे। So the balance sheet's total answer will be equal to $4 lakh. Means your total assets will be equal to 4 lakh, and then total liabilities plus owners equity will also be 4 lakh. ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? आपने रेशियोज को यूज़ करना है, और आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इनकम्प्लीट बैलेंस शीट्स को कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट से कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द डाटा फॉर वेरियस कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री आर एज फॉलोज। जो आपने पहली चीज़ देखनी है वो ये है कि उसने एक्सप्लेन किया, दीज कंपनीज आर इन द सेम इंडस्ट्री मीन्स वी कैन यूज दीज इंफॉर्मेशन फॉर कंपैरिजन एंड एनालिसिस। इंफॉर्मेशन आपको सेल्स की गिवन है, टोटल एसेट्स की गिवन है, एंड इनकम की गिवन है, नेट इनकम। और आपने जो रेशियोज कैलकुलेट करनी है वो है टोटल एसेट्स टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, टोटल एसेट्स टर्नओवर इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल सेल्स जो होती हैं आपकी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। तो इससे आप लोग क्या कर लोगे, अपना टोटल एसेट टर्नओवर कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद आपके पास उसने क्वेश्चन रिक्वायरमेंट पूछी है नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो उसका भी फॉर्मूला आपको पता है। आप नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हो अपनी टोटल सेल्स के साथ, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको गिवन है। जो आपकी नेट इनकम है वो आपका टोटल नेट प्रॉफिट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट उसने पूछा अर्निंग पावर फॉर ईच ऑफ द कंपनीज। अर्निंग पावर का जो है फॉर्मूला आप लोग जो यूज़ करोगे वो होगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। बिकॉज यहाँ पर उसने अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस नहीं दिए हुए, और ना ही आप इसको किसी तरह से वो कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप ईबीआईटी की जगह पर यहाँ पर आप नेट इनकम ले सकते हो, ठीक है। ईबीआईटी की जगह पर क्या लोगे आप, अपनी नेट इनकम यानी कि अपना नेट प्रॉफिट, उसी को ही ले लोगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो टैक्सेस की इन्फॉर्मेशन है, ना जो है वो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन है। तो फिर आपकी नेट इनकम को ही हम ईबीआईटी कंसिडर करके तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हर कंपनी के लिए अलग अलग से ये तीनों रेशियोज क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, Cordella Carson Company has the following balance sheet and income statement for year 2002 in thousands. ये सारा डाटा 1000 में गिवन है, यानी कि अगर यहाँ पर 400 लिखा है तो इसका मतलब होगा इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी कि 4 लैक्स। तो आप लोगों को इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको जो है जो यहाँ पर अमाउंट्स गिवन है उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ये वो इस तरह से लिखते हैं इसलिए हैं ताकि आपकी स्पेस कम यूज़ हो। अगर वो यहाँ पर 4 लाख
जो है वो फिर 13 लाख लिखते तो वो ज़्यादा पोर्शन जो है वो यूज़ होता है, तो इसलिए वो मेंशन कर देते हैं कि ये सारी अमाउंट्स 1000 में है, तो हमारा उसके साथ कंसर्न नहीं है। कंसर्न किसके साथ है, ये सारी बैलेंस शीट गिवन है और ये आपको इनकम स्टेटमेंट गिवन है, और उसने कहा है करंट पीरियड्स डेप्रिसिएशन इज $4,80,000, सॉरी 4,80,000 है। एंडिंग इन्वेंट्री उसने आपको बताई है $1,800, और कहता है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है ये सारी रेशोज़ कैलकुलेट करें। तो आपको पता है करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट टेस्ट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, जिसको हम एवरेज एज ऑफ जो है वो इन्वेंट्री कहते हैं, वो उसने नहीं पूछा हमसे। एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पूछी है आपसे, ये सारे फॉर्मूलाज आपको आते हैं। द डेट टू नेट वर्थ रेशो, अब यहाँ पर आपको नेट वर्थ का नहीं पता, तो सबसे पहले तो मैं आपको नेट वर्थ बता दूं कि नेट वर्थ बेसिकली आपकी जो टोटल एसेट्स होते हैं उसमें से जब आप अपना टोटल डेट लेस कर देते हैं तो आपके पास नेट वर्थ आ जाती है। टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, चाहे वो लॉन्ग टर्म डेट है चाहे वो करंट डेट है, टोटल डेट को लेस कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगा, आपकी नेट वर्थ के इक्वल होगा। अगर तो आपके नेटवर्थ का आंसर पॉजिटिव आता है वो तब आएगा जब आपके एसेट्स ज़्यादा होंगे और आपका डेट कम होगा, यानी कि हमारी नेटवर्थ पॉजिटिव होती है तब जब एसेट्स लायबिलिटीज से ज़्यादा होते हैं। तो आप सिंपल एसेट्स में से टोटल डेट को लेस कर दोगे तो आपके पास नेटवर्थ आ जाएगी, और नेटवर्थ को जो है वो टोटल डेट से क्या कर दोगे, डिवाइड, तो आपके पास ये ई वाली रेशो भी कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन। अब यहाँ पर आपको कैपिटलाइजेशन का मीनिंग भी नहीं पता। कैपिटलाइजेशन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आपके जो टोटल लॉन्ग टर्म डेट होता है, लॉन्ग टर्म डेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल डेट, लॉन्ग टर्म डेट में आप ऐड कर देते हो अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो आपके पास क्या आ जाती है, टोटल कैपिटलाइजेशन। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी टोटल कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। जब आपके पास कैपिटलाइजेशन की अमाउंट आ जाएगी तो आप सिंपल क्या करोगे, एफ वाली रेशो को भी कैलकुलेट कर सकोगे, लॉन्ग टर्म डेट को डिवाइड कर दोगे इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसके साथ। ठीक है, तो आपकी एफ वाली रेशो भी कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इजीली कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि जहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है और उसके बाद उसने पूछा है नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। रिटर्न ऑन एसेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर उसने रिटर्न ऑन इक्विटी पूछा है तो हम यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको ये डेप्रिसिएशन की गिवन है और जो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री की गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जब आप इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करते हो और आपने मेंशन करना होता है से जो है सीजीएस ओवर सीजीएस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, तो आपको पता है कि ये इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री की शेप में आती है। ठीक है, यहाँ पर हम जो इन्वेंट्री लेते हैं वो एवरेज इन्वेंट्री होती है। अब एक चीज़, अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो जो यहाँ पर आपको इन्वेंट्रीज गिवन होती हैं बैलेंस शीट में करंट एसेट्स वाली साइड पे, वही आपकी इन्वेंट्रीज कंसिडर करी जाती हैं और हम इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको बिगिनिंग इन्वेंट्री या फिर एंडिंग इन्वेंट्री गिवन हो तो उस केस में आप एवरेज इन्वेंट्री लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है ये आपकी स्टार्टिंग पे बनाई गई है और जो एंडिंग बैलेंस है इन्वेंट्री का वो उसने आपको बता दिया है 1800, तो पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे इसकी एवरेज इन्वेंट्री। और आपको पता है कि एवरेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप सिंपल क्या करेंगे, जो आपका बिगनिंग का बैलेंस है और जो एंडिंग का बैलेंस है उनको ऐड कर देंगे। चूंकि बिगनिंग और एंडिंग है और एवरेज कैलकुलेट करनी है तो दो चीज़ें हैं तो दो से डिवाइड कर लेंगे। सिंपल होगा कि आप बिगनिंग इन्वेंट्री है आपके पास 2100, एंडिंग इन्वेंट्री जो कि नोट्स में गिवन है वो है 1800, उन दोनों को ऐड करेंगे और चूंकि दो आइटम्स हैं तो दो से डिवाइड कर देंगे, आपके पास दोनों की एवरेज आ जाएगी। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा $1950। ठीक है, आप ये वाली जो है वो इन्वेंट्री की अमाउंट यूज़ कर कर इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर में आपने ये वाली अमाउंट यूज़ करनी है एवरेज इन्वेंट्री की, और सीजीएस आपको गिवन है 8930, तो आप वही यूज़ करोगे और उसको डिवाइड कर दोगे इस एवरेज इन्वेंट्री की अमाउंट के साथ। इन गर्ल्स, चूँकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी नेक्स्ट
नेट फिक्स्ड एसेट गिवन है, जो आपकी करंट पीरियड की डेप्रिसिएशन है उसके साथ आपका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट को पहले ही नेट करके मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग अपने एसेट्स की टोटल वैल्यू यही लोगे। सही है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिलेक्टेड फाइनेंशियल रेशियोज फॉर RMN इनकॉर्पोरेटेड आर एज फॉलोज। आपके पास 3 सालों का डाटा जो गिवन है, सारी रेशियोज गिवन है। उसने आपसे पूछा है पहले रिक्वायरमेंट में कि वाई डिड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन। आपके पास सारी रेशियोज उसने कैलकुलेट कर कर आपको दी हुई है। अब सबसे पहली चीज़, जब आपको एनालिसिस करने के लिए वो ऐसा कोई क्वेश्चन देता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी रेशियो के बारे में वो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला क्या है। अब आपने रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों डेफिनेशंस पढ़ी, वो सॉरी रेशियोज पढ़ी हुई हैं। तो जो आपके रिटर्न ऑन एसेट्स होते हैं वही आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एसेट्स जो हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी कहलाती हैं। इसका फॉर्मूला जो है, अगर हम सिंपल फार्मूला देखें तो वो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, ये हम फार्मूला सिंपली यूज़ करते हैं। और अगर मैं आपको ड्यू पॉइंट फार्मूला याद दिलाऊं तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय टोटल एसेट्स टर्नओवर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि आपको ये दोनों कैलकुलेट करके दी हुई हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप लोग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप ड्यू पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है इसका एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, चूंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिवन है और आपका टोटल एसेट्स टर्नओवर भी गिवन है। अगर हम पहले टोटल एसेट्स टर्नओवर को देखें तो वो पहले 3.2 टाइम्स था, लेकिन अब वो हर आने वाले साल में डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब है कि हम अपने एसेट्स को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है, दूसरा जो इंडिकेटर है आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स का वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन। वो भी आप देखो कि 3.8% से 1.4% रह गया है। यानी कि दोनों जो इंडिकेटर्स हैं आपके रिटर्न ऑन एसेट के, नेट प्रॉफिट भी और टोटल एसेट्स टर्नओवर भी, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। और आपको पता है कि जब आपके ये दोनों इंडिकेटर्स डिक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न ऑन एसेट का आंसर कम होगा। तो यहाँ पर उसने जो रीज़न पूछा है कि वाई डिड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन, उसका रीज़न ये है कि कंपनी अपने एसेट्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रही। अगर वो प्रॉपरली यूज़ करती तो जो है उसकी प्रॉपर सेल्स होती, सेल्स ज़्यादा होती तो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता और उससे आपके रिटर्न ऑन एसेट्स भी क्या होते, ज़्यादा होते। यानी कि आपकी जो कैपिटलाइजेशन है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है एसेट में, वो ज़्यादा है, लेकिन जो आपकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में कहता है कि वाज द इंक्रीज इन डेट अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटर करंट लाइबिलिटीज और ऑफ ग्रेटर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एक्सप्लेन। अब यहाँ पर आप लोग देखो, जो भी रेशियोज आपको गिवन है उन रेशियोज में कहीं पर भी कोई ऐसी रेशियो नहीं है जो कि आपको लॉन्ग टर्म डेट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सके। लेकिन जो आपके पास फर्स्ट टू रेशियोज हैं, करंट एसेट्स एंड करंट रेशियो एंड एसेट टेस्ट रेशियो, उसमें आप करंट लाइबिलिटीज़ को यूज़ करते हो। तो हम जो है इसी इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं अपनी सेकंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। आप देख सकते हो कि पहले साल में आपकी जो करंट रेशियो है वो 4.2 थी, अब वो कम होकर 1.8 रह गई है। उसी तरह से क्विक रेशियो भी, उसमें भी मेजर चेंज आता जा रहा है। यानी कि हर आने वाले साल में आपकी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, इसलिए आपकी करंट रेशो का आंसर ज़्यादा से कम होता जा रहा है ना। तो करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, इसका मतलब यही है कि आपकी करंट टोटल डेट में इंक्रीज़ का रीज़न करंट लाइबिलिटीज़ है। हम अपनी करंट एसेट्स को यूज़ करते हुए करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ नहीं कर पा रहे। जब आपकी करंट लाइबिलिटीज़ पे ऑफ नहीं होंगी तो वो इकट्ठी होती जाएंगी, जमा होती जाएंगी। ठीक है, उस वजह से आपका टोटल डेट क्या है, इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पर आप यही एक्सप्लेन करोगे कि द रीजन ऑफ इंक्रीज इन डेट इज ड्यू टू करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, इनकम्प्लीट बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है और आपने उनको कंप्लीट करना है। बैलेंस शीट के जो इन्फॉर्मेशन उसने आपको दी हुई है, यहाँ पर सिर्फ कैश की इन्फॉर्मेशन है और लाइबिलिटी साइड पर आपको थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसने गिवन की है। नेक्स्ट जो है वो आपको देता है इनकम स्टेटमेंट फॉर जो 2006 है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन में से दो अमाउंट्स आपको गिवन कर रहा है, बाकी सारी आपने खुद कैलकुलेट करनी है। अदर इन्फॉर्मेशन में आपके पास डिफरेंट रेशियोज गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताई गई है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बताया गया है, टोटल लाइबिलिटीज़ बताई गई हैं, और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी है, इन्वेंट्री टर्नओवर भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग किस तरह से इनकम्प्लीट बैलेंस शीट को कैलकुलेट करोगे और किस तरह से आप ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो।
तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे, आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। जब आप बैलेंस शीट को कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स हैं वो होंगे 7500 के। उसी तरह से आपकी जो टोटल लायबिलिटीज़ है उनका आंसर भी 7500 आएगा। बाकी सारी रेशोज़ जो है उनको यूज़ करते हुए आप इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप लोग इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करोगे तो इनकम स्टेटमेंट पे आपके पास सीजीएस जो है वो 3000 आ जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपके पास 5000 आ जाएगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको आंसर्स इसलिए बता रही हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप लोगों को कंफर्म हो सके कि आपके आंसर्स ठीक है या फिर ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अ कंपनी हैज़ टोटल एनुअल सेल्स ऑल क्रेडिट $4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑफ सेल्स। करंट एसेट्स अगर $80,000 के हों, करंट लायबिलिटीज़ अगर $60,000 की हों, इन्वेंट्रीज उसने आपको बता दी है $30,000 एंड कैश की भी अमाउंट आपको गिवन है। रिक्वायरमेंट ए में कहता है हाउ मच इन एवरेज इन्वेंट्री शुड बी कैरीड इफ ए मैनेजमेंट वांट्स द इन्वेंट्री टर्नओवर टू बी 4। आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री टर्नओवर 4 कब होगा, यानी कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला पता होना चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि इन्वेंट्री की एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप इन्वेंट्री वही कंसिडर करोगे। उसके बाद आ जाते हैं सीजीएस। आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सीजीएस है टोटल एनुअल सेल्स गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर 20% है, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे आपकी सेल्स इक्वल होती हैं सीजीएस प्लस जीपी के एंड सेल्स आर ऑलवेज इक्वल टू 100%। ठीक है, अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट 20% है तो आप सीजीएस को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये 20% उस साइड पे चला जाएगा तो आपका सीजीएस कितना हो जाएगा? 80% ऑफ सेल्स। तो ये आप 80% ऑफ सेल्स खुद कैलकुलेट कर सकते हो। सेल्स अगर आपके पास उसने गिवन की है 4 लाख की, तो 4 लाख का 80% आपके पास आ जाएगा 3,20,000। तो सीजीएस की अमाउंट आ गई, इन्वेंट्री की अमाउंट आपके पास गिवन है और उसने आपको इन्वेंट्री टर्नओवर का आंसर भी बताया है। तो ये की रिक्वायरमेंट नंबर 1 सॉल्व कैसे होगी? सीजीएस तो आ गया हमारे पास, इन्वेंट्री टर्नओवर का आंसर भी गिवन है, हमने कैलकुलेट क्या करनी है? एवरेज इन्वेंट्री। चूंकि आपको एक इन्वेंट्री गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री गिवन नहीं है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉर्मूला होता है आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर का सीजीएस ओवर एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का आंसर अगर गिवन है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4। उसके अलावा सीजीएस हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया है 3,20,000। हमने कैलकुलेट करनी है एवरेज इन्वेंट्री की अमाउंट। तो एवरेज इन्वेंट्री जो है कैसे आएगी? जब आप इसको उस साइड पर ले जाते हो, सॉरी इन्वेंट्री है ये, आप एवरेज इन्वेंट्री को उस साइड पर लेकर जाओगे, 3,20,000 को डिवाइड कर दोगे 4 के साथ, तो आपके पास जो है वो एवरेज इन्वेंट्री की अमाउंट आ जाएगी जो कि कितनी होगी? 80,000। एवरेजली इन्वेंट्री जो है वो इतनी है। आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 सॉल्व हो गई। रिक्वायरमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। कहते हैं हाउ रैपिडली इन हाउ मैनी डेज मस्ट अकाउंट रिसीवेबल्स बी कलेक्टेड इफ मैनेजमेंट वांट्स टू हैव एन एवरेज ऑफ $50,000 इन्वेस्टेड इन रिसीवेबल्स। अज्यूम आ 360 डेज ईयर वांट्स टू हैव एन मीन्स आप लोग चाहते हो कि आपकी जो रिसीवेबल्स हैं वो 50,000 के हों, तो आपको कितना कितना दिन लगेगा रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट करवाने के लिए? तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, जिसको हम एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला इजी होता है। आप सिंपल क्या कर सकते हो? अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को डिवाइड कर देते हो एवरेज सेल्स पर डे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेल्स 4 लाख गिवन है आपको, तो आपके उसने बताया है कि 360 डेज है एक ईयर में, तो आपके पास जो एवरेज सेल्स पर डे आएंगी उसका आंसर होगा 1111.11 भी आप ले सकते हो। और आपको रिसीवेबल्स गिवन है 50,000, तो जब आप 50,000 को एवरेज सेल्स पर डे से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो डेज आएंगे वो कितने होंगे? 45 डेज। यानी कि द कंपनी रिक्वायर्स 45 डेज टू कन्वर्ट इट्स अकाउंट रिसीवेबल्स इनटू कैश। मतलब 45 दिनों में आप अपने रिसीवेबल्स को कलेक्ट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सोनी मेंसन इनकॉर्पोरेशन हैज सेल्स ऑफ $6 मिलियन, अ टोटल एसेट्स टर्न रेशियो ऑफ 6 एंड नेट प्रॉफिट ऑफ $1,20,000।
व्हाट इज़ द कंपनीज रिटर्न ऑन एसेट्स एंड अर्निंग पावर। अब सबसे पहले तो आप रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट करेंगे एंड अर्निंग पावर कैलकुलेट करेंगे। दोनों रेशियोज़ के लिए आपको टोटल एसेट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि गिवन नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चूंकि आपके पास टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो गिवन है। आपको पता है कि टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। आप सिंपल अपनी टोटल सेल्स को डिवाइड कर देते हो टोटल एसेट से, तो आपके पास टोटल एसेट्स टर्नओवर आ जाती है। अब टोटल एसेट्स टर्नओवर आपके पास गिवन है 6 है। सेल्स की अमाउंट भी आपके पास गिवन है 6 मिलियन, यानी कि 60 लाख आपके पास गिवन है। ठीक है, उसके अलावा नीचे आ जाएंगे आपके पास टोटल एसेट्स आप यहाँ पर ले आओगे, 6 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास टोटल एसेट्स का आंसर आ जाएगा 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख। अब आपके पास टोटल एसेट्स की इन्फॉर्मेशन जब आ जाएगी तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कैलकुलेट करना इजी रहेगा, क्योंकि आपने रिटर्न ऑन एसेट्स कैलकुलेट करना है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मैं डू पॉइंट एनालिसिस वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी, बिकॉज आपको पता है कि डू पॉइंट एनालिसिस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स का या रिटर्न ऑन एसेट्स का ज़्यादा बेस्ट इंडिकेटर है। आप उसमें करते क्या हो, टोटल एसेट्स टर्नओवर को मल्टीप्लाई कर देते हो नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करोगे। नेट प्रॉफिट है आपके पास 1,20,000, सेल्स हैं आपके पास 6 मिलियन। तो जब आप 1,20,000 को 60 लाख के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्या आ जाएगा, 2%। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल एसेट्स टर्नओवर के साथ, जो कि आपको 6 गिवन है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा रिटर्न ऑन एसेट्स का 12। उस तरह से आप अर्निंग पावर कैलकुलेट करोगे, अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे अपने टोटल एसेट्स के साथ, उसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, 12। क्योंकि नेट प्रॉफिट आपके पास 1,20,000 है और टोटल एसेट्स आपके पास जो है वो 1 मिलियन है। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर 0.12 आता है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अर्निंग पावर आ जाएगी 12%। ठीक है, ये हो गया, हमारे दोनों आंसर्स आ गए हमारे पास। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि कंपनी जो है वो कोई नया जो है पॉइंट ऑफ सेल रजिस्टर जो है वो इंस्टॉल करिए अपने स्टोर में। और उससे होगा क्या, वो एक नया एसेट इंस्टॉल करने के बाद आपकी एफिशिएंसी जो है इन्वेंट्री कंट्रोल की वो बेटर होगी। यानी कि आप लोगों की इन्वेंट्री जो है वो उसकी मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा इन्वेंट्री आपको रखनी नहीं पड़ेगी। आपकी क्लरिकल एरर्स जो थे, जो ह्यूमंस की वजह से हो जाते हैं, वो कम हो जाएंगे। आपकी रिकॉर्ड की भी कीपिंग इम्प्रूव होगी। उससे होगा क्या, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, चूंकि आप नया एसेट परचेज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगी। और उससे आपका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 2 या फिर 3% से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपकी सेल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल भी अच्छा है, हमारी जो है वो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, उसी तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, लेकिन सेल्स में चेंज नहीं आ रहा। तो कहते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट ऑन द रिटर्न ऑन एसेट्स रेशो और अर्निंग पावर। क्या इफेक्ट होगा इस न्यू इंस्टॉलेशन का। तो गर्ल्स, अगर सेल्स ही हमारी इंक्रीज नहीं होती, तो इन्वेंट्री कंट्रोल अगर अच्छी हो भी जाती है, तो जब सेल्स ही नहीं होंगी, सेल्स इंक्रीज नहीं होंगी, तो वैसे तो हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम अपने टोटल रिटर्न ऑन एसेट्स को कैलकुलेट करने लगेंगे कि एसेट्स को यूज़ करके हमने कितनी जो है वो जनरेट किया है प्रॉफिट, तो वो आपका आंसर जो है वो कम आएगा, क्योंकि एसेट्स तो इंक्रीज हो जाएंगे लेकिन आपका जो सेल है वो इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो जब तक सेल्स इंक्रीज नहीं होते तब तक किसी न्यू एसेट को इंस्टॉल करने का हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, लॉन्ग टर्म डेट सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ क्वीन एंड एनीलैक्स कॉर्पोरेशन अपीयर्स एज फॉलोज। आपके पास मॉर्गेज बॉन्ड्स, सेकंड मॉर्गेज बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सबऑर्डिनेटेड डिबेंचर्स, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, लॉन्ग टर्म डेट, जो कि किसके इक्वल है, 6 लाख के इक्वल है, सॉरी 6 मिलियन के इक्वल है। कहता है इफ द एवरेज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ द कंपनी इज 1.5 मिलियन एंड ऑल डेट इज लॉन्ग टर्म, व्हाट इज द ओवरऑल इंटरेस्ट कवरेज। आपको पता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जब आप टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैलकुलेट करते हो, टाई रेशो कैलकुलेट करते हो, तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास EBIT, यानी कि इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो है, कहते हैं अगर हमारा सारा डेट लॉन्ग टर्म हो तो हमारी इंटरेस्ट कवरेज कितनी होगी। सबसे पहले आप लोग इंटरेस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, चूंकि EBIT तो आपको गिवन है 1.5 मिलियन है वो,
इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन नहीं है। इंटरेस्ट की अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास डिफरेंट रेट्स गिवन है, हर किसी लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर जितना आपने इंटरेस्ट पे करना है उसकी परसेंटेज गिवन है, तो बहुत इजीली हम इसकी इंटरेस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन की बात करते हैं, उसमें लिखा हुआ है 9/1/4% मॉर्गेज बॉन्ड्स। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप 1/4 को डिवाइड करोगे, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको ऐड कर दोगे 9 में। तो 1/4 को डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाता है 0.25, ऐड कर दोगे 9 में, तो इट मीन्स ये आपका जो परसेंटेज है वो कितनी है, 9.2%। ठीक है, आप क्या करोगे, बॉन्ड्स की वैल्यू चूंकि 25 लाख है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इस रेट के साथ, ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे, तो आपके पास जो इंटरेस्ट आएगा फॉर फर्स्ट मॉर्गेज बॉन्ड्स वो होगा $231,250। ठीक है, उस तरह से अगर मैं सेकंड मॉर्गेज बॉन्ड्स की बात करूं, तो चूंकि उसने 12 3/4 मेंशन किया हुआ है, तो 3/4 आप पहले डिवाइड करोगे 3/4, फिर उसको ऐड कर दोगे 12 में, तो आपके पास जो रेट आ जाएगा वो हो जाएगा 12.75%। 12.75% ले लोगे अपने 15 लाख का, तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी वो होगी $185625। ठीक है, इस तरह से 1 बाय 1 आप हर किसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है वो रेट कैलकुलेट करोगे। सबको कैलकुलेट करने के बाद, चारों का कैलकुलेट करने के बाद आप इन चारों के इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो जो सम अप अमाउंट है मैं वो आपको वो बताती हूँ। इन चारों के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट बनेगी वो होगी $6,64,375। ठीक है, सबके इंटरेस्ट मैंने इनके रेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमारे पास EBIT भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 1.5 मिलियन है, मतलब 15 लाख है, उसको डिवाइड कर देंगे अपनी इंटरेस्ट की अमाउंट के साथ, जो कि अभी हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आ रहा है वो क्या होगी, आपकी इंटरेस्ट कवरेज होगी। ठीक है, आंसर मेरे पास आता है 2.257 है, तो मैं इसको 2.26 लिख रही हूँ। 2.26 होगा आपका आंसर इंटरेस्ट कवरेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। US पब्लिक कॉरपोरेशन बैलेंस शीट गिवन है आपको, और उसी के साथ नीचे उसने आपको उसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट गिवन की है। और जो आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है टेबल ए में, फिल इन द 2003 कॉलम इन द टेबल दैट फॉलोज। आपके पास ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड इंडस्ट्री नॉर्म्स सब गिवन है। आप लोगों ने फॉर द ईयर 2003, चूंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको 2003 की गिवन है, दोनों की इनकम स्टेटमेंट भी और बैलेंस शीट भी, आपने ये सारी रेशियोज को खुद करना है कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट करके आप इस टेबल को फिलअप करोगे और फिर आपने क्या करना है, कंपैरिजंस करने हैं। ठीक है, फर्स्ट कंपैरिजन है, कहते हैं इवैल्यूएट द पोजीशन ऑफ द कंपनी यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल, साइट स्पेसिफिक रेशियोज, लेवल एंड ट्रेंड एड एविडेंस। आप लोग पहले तो रेशियोज कैलकुलेट करोगे, आप इस टेबल को कंप्लीट करोगे, और फिर उसके बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी एक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी जो है लिक्विडिटी, उसके बारे में कमेंट्स करोगे। ठीक है, उसके बाद कहता है इंडिकेट विच रेशो वुड बी ऑफ मोस्ट इंटरेस्ट टू यू एंड व्हाट योर डिसीजन वुड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशंस दे रहा है आपको और आपसे पूछ रहा है कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका क्या रिएक्शन होगा, किसको चूज करोगे। पहले इसने कहा है कि जो US रिपब्लिक जो है वो कहती है वांट्स टू बाय $5 लाख वर्थ ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फ्रॉम यू विद पेमेंट ड्यू इन 90 डेज। मतलब वो आपसे कोई इन्वेंट्री परचेज करना चाहती है जिसकी अमाउंट 5 लाख की है, और कहती है कि विद इन 30 डेज में आपको 90 डेज आपको पेमेंट कर दूंगा। उसका मतलब ये है कि वो आपकी क्रेडिबिलिटी चेक कर रही है कि क्या आपको जो है, आप लोग उसको सेल्स करोगे ना 5 लाख की, तो आप लोग उसकी पहले क्रेडिबिलिटी चेक करोगे कि क्या ये पहले अपनी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं या अकाउंट पेबल्स हैं उनको प्रॉपरली टाइम पर पे कर देती है या फिर नहीं। इसका पता कैसे चलेगा, इस कंपनी की जो एवरेज पेमेंट पीरियड होगा उससे। आप लोग जब एवरेज पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या कंपनी टाइम पर अपनी पेमेंट्स करती है या फिर नहीं। अगर तो जैसे कि उसने कहा कि 90 डेज़ में अपनी पेमेंट करना चाह रही है, अगर तो उसकी पेमेंट्स अच्छी हैं, अगर उसकी करंट लायबिलिटीज़ कम है, इसका मतलब ये है कि कंपनी टाइम पर अपनी पेमेंट कर देती है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तब आप बताओगे कि क्या आप इसको ये वाली सेल्स करोगे या फिर नहीं करोगे। सेकेंड वाली रिक्वायरमेंट में कहता है कि US रिपब्लिक वांट्स टू यू अ लार्ज इंश्योरेंस कंपनी
to pay off its note at the bank and assume it on a 10 years maturity basis at a current ratio of 14%। कहते हैं कि अपने आप को एक इंश्योरेंस कंपनी एज्यूम करें और ये सोचें कि ये जो कंपनी है यूएस रिपब्लिक, वो ये चाह रही है कि वो आपको कोई नोट जो है वो पे ऑफ करे जिसके ऊपर जो करंट रेशो है वो 14% है। ये भी आप उसकी डेट रेशो को देखकर एज्यूम करोगे कि क्या हमें इसे फर्दर लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट ये कहता है कि देयर आर 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड द स्टॉक इज सेलिंग फॉर 80 पर शेयर, द कंपनी ऑफर्स यू 50,000 एडिशनल शेयर्स एट दिस प्राइस। अब कंपनी की जो परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि क्या आप फर्दर शेयर्स परचेज करोगे या फिर नहीं करोगे। तो वो सारी रिक्वायरमेंट सॉल्व करने के लिए आपके पास पहले ये टेबल सॉल्व हुआ होना चाहिए। आप अपने आप को कंपेयर करोगे इंडस्ट्री के साथ, अगर तो इंडस्ट्री के साथ आपकी एवरेज आ जाती है देन वेल एंड गुड, आप अच्छी तरीके से काम कर रही हो। लेकिन अगर उससे बिलो है या उससे ज़्यादा है तो फिर वो आपके लिए जो डेविएशन का पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है।